नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आप लोग ये वीडियो मेरे शेप योर लाइफ में ये वीडियो देख रहे हो। आज हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। आप यदि जो है सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, आपके पास जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, घर से आपको रेंट मिलता है, ये सारे इनकम्स आपको मिलेंगे। बट इन सारे इनकम्स के साथ आपको ये पता नहीं चलता है कि सोर्स तो आ रहा, मतलब ये मुझे इनकम तो मिल रहा है, बट मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना है वो मुझे क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर मैं अगर वेबसाइट की तरफ जाता हूँ तो 1 2 3 4 ऐसा पूरा लिस्ट रहता है। इस लिस्ट को कौन से इसमें मुझे सेलेक्ट करना है, वो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी देने के लिए आया हूँ। आईटीआर में 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, इन चारों विषय को थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगा और उसके बेसिस पे आप जो है फर्दर अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप जो है इस वीडियो के कमेंट्स में आप वो डिटेल्स पूछ सकते हो। मैं आपको फर्दर उसके रिलेटेड मैं क्लैरिफिकेशन में आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे ITR-1। इसको सहज के नाम से भी हम लोग सम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्राइटेरिया क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे रेसिडेंसी के कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ डेज आप इंडिया में कितना रहते हो इसको काउंट किया जाता है। उसके बेसिस में आप रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या रेसिडेंट एनआरआई हो, तो वो क्लॉज जो है वहां पर कवर होता है। सबसे पहले वो आपको समझना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका इनकम पूरे साल में 50 लाख से नीचे है या ऊपर है। अगर आपका 50 लाख से नीचे है तो आप ITR-1 में आप कंसिडर कर सकते हो। कौन सा इनकम आपने इंक्लूड करना है, सैलरी पेंशन आपको मिलता है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। घर का रेंट आप जो है कलेक्ट करते हो तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपने एफडी किया है, एफडी के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रखा है, वो पैसा आपको इंटरेस्ट की तरह मिलता है। पेंशन है, फैमिली पेंशन, वो आपको मिल रहा है। आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके तहत आपको जब डिविडेंड दिया जाएगा वो आप जब इंक्लूड करते हो। सो ये सब जो है आपका ITR-1 के अंदर आता है। और यहाँ पर आप एक और चीज जोड़ सकते हो, एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000। सो ये सब इनकम अगर आपका है तो आप ITR-1 में आ सकते हो। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और यदि इन बाकी का जो नोट 1 पे दिया गया है, आपका ये कोई भी पॉइंट अगर क्लैश होता है तो आप ITR-1 में नहीं आओगे। तो इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मतलब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो। उस कंपनी के डायरेक्टर होने के तहत आपका इनकम अगर 50 के नीचे है, ऊपर है, वो क्राइटेरिया वहां मीट नहीं करेगा। आप डायरेक्टर हो, आपका इनकम अगर 25 लाख भी अगर होता है तो वो आप ITR-1 में नहीं दिखा सकते हो। ये इसको चीज को समझिएगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया 50 से नीचे भी है तो भी आप इसको ITR-1 में नहीं ला सकते हो। अनलिस्टेड शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आप जो है इनकम यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो। कोई एसेट्स इंडिया के बाहर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई अकाउंट है जो बेसिकली आप एक साइनिंग अथॉरिटी के तरफ किसी दूसरे कंट्री में हो, तो वो भी आप जो है पैसा, उस तरह का इनकम भी आप जो है ITR-1 में फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब आधा मैं ITR-1 में फाइल करूंगा, अदर 2 में फाइल करूंगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर ये पूरा जो क्लॉज है इसको एप्लीकेबल होता है तो आप ITR-1 में बिल्कुल नहीं जा सकते हो, आपको दूसरा कुछ ITR देखना पड़ेगा। ईसोप्स मिलता है तो वो भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कोई भी लॉस, मतलब आपको जो है आपने ट्रांजैक्शन किया है, जैसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जैसे हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, ये अगर ट्रांजैक्शन के करते यदि आपको कुछ लॉस होता है तो वो लॉस जो है आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट प्रोवाइडेड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप ITR-1 यूज नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता रहता है कि आपका शेयर्स में अगर आपने लॉस बनाया है
आपने यदि म्यूचुअल फंड्स आपने लॉस में बेचा है तो ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट डिटेल्स मेंशन करना बहुत ही आवश्यक है। आपने कब खरीदा है, कब बेचा है, तो वो डिटेल्स आपको मेंशन करना जरूरी रहता है। तो वो ITR 1 में दिया नहीं गया है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ITR 1 में आप नहीं भरते हो तो आप ITR 2 में आ सकते हो। तो सारे क्राइटेरिया वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट यहाँ पर ITR 1 ये जो पार्ट है इसमें आप अगर आप आ जाते हो तो वो आप ITR 2 में लेके आ सकते हो। तो ITR 2 में कौन नहीं आएगा, या यदि आपका पैसा जो है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यदि आपका बिजनेस है, यदि कोई प्रोफेशनल जो है आप बिजनेस करते हो, सो वो आप ITR 2 में नहीं दिखा सकते हो। तो ITR 1 की एलिजिबिलिटी, तो क्राइटेरिया जो बात कर सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग आते हैं ITR 4 में। तो ITR 4 में आप देखिए ITR 1 और ITR 2 में जो आते हैं बिजनेस इनकम उसका जुड़ जाएगा। तो बिजनेस इनकम में स्पेसिफिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस इनकम मतलब टोटल इनकम, सैलरी से बात करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से बात करेंगे, अदर सोर्सेस से बात करेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम से बात करेंगे, और इसमें एक ऐड कर देंगे हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो आपका पैसा टोटल इनकम आपका 50 से 50 लाख से नीचे होना चाहिए। और बिजनेस प्रोफेशन में भी हमको ये देखना है कि प्रिजम्पटिव बेसिस में है 44AD, 44ADA, 44AE। तो इसके तहत जो है आपका अगर बिजनेस लिस्ट में आता है तो वो आप जो है इसको ITR 4 में ला सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टोटल इनकम जो है 50 लाख से नीचे हो, और साथ में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं इस प्रिजम्पटिव बिजनेस में, एक कितना टर्नओवर होना चाहिए, उस टर्नओवर के अंदर आपका अगर बिजनेस टोटल टर्नओवर है तो आप उसको ITR 4 में ला सकते हो। तो बहुत क्रूशियल है दोस्तों। और इसमें भी देखिए, जैसे हम लोगों ने ITR 1 में देखा है, ITR 4 में भी अगर आपके वही क्राइटेरिया जहाँ पे आते हैं तो वो आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ITR 3 में कौन आएगा, तो जो ITR 1 में जगह नहीं बना पाया, 2 में नहीं है, 3 में, 4 में नहीं है, वो ITR 3 में आ जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ITR 3 में वो लोग आते हैं। मैं आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सेगमेंट बहुत क्लियरली बता देता हूँ कौन से लोग जो है ITR 3 में आ जाते हैं। डेफिनेटली बिजनेस और प्रोफेशन जो भी है सब लोग ITR 3 में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ITR 3 में अगर बिजनेस प्रोफेशन है, आपने ITR 4 का जो क्लॉज जो है आपने जो है फुलफिल नहीं हुआ है, आपने एक्सीड कर दिया है, तो आपको ITR 3 में ऑडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ITR 4 में बिजनेस प्रोफेशन इनकम में कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है, बट ITR 3 में मेरा क्राइटेरिया रहेगा। तो क्राइटेरिया मतलब मुझे मेरे बिजनेस अकाउंट्स को ऑडिट करना बहुत आवश्यक है। तो ऑडिटिंग मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1, 2 और 4 में जो कवर मतलब जहां पर आप 1 और 3, 1, 2, 3, 4 में जहां पर नहीं आते हो वो 3 में कवर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको जो है आपके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहे हैं उसको आपने कहाँ पे इंक्लूड करना है, वो सब चीजें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और उसके बेसिस पे मैं आपको फर्दर क्लैरिटी दूंगा कि आपने कौन से इसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है और कहाँ पे आपको कौन सा फाइलिंग यूटिलाइज करना है। जैसे आप एक सैलरीड पर्सन हो, सैलरीड पर्सन के साथ आपका एक जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉस हो गया, आपको एक्सपेंसेस है, खर्चे हो गए, तो पूरा मिला के मेरा कुछ 2 लाख के करीब मुझे मेरा एक्सपेंसेस का लॉस है। तो ऐसे केस में मैंने क्या करना है, तो सैलरी प्लस मेरा कैपिटल गेन्स, तो दोनों कैपिटल गेन्स या लॉस दोनों को मैं ITR 2 में फाइल करके मैं उसको दिखा सकता हूं। तो ये मेरा एक तरीका रहेगा। और यदि आप जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या हो जाएगा, आपका
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो ट्रेड जो है वो F&O ट्रेड बोलेंगे हम लोग। तो F&O का जो है स्पेक्युलेटिव बिजनेस में उसको कवर करते हैं हम लोग। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए आपको जो है ITR 3 में जाना पड़ेगा। तो F&O का अगर आपका कंपोनेंट आ जाता है तो आपने जो है आपको ITR 3 में आना है। अगर आपका F&O नहीं है, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और शेयर तक ही आप जो है सीमित हो, तो ITR 2 सफिशिएंट हो जाना चाहिए। ये एक पहला सवाल नॉर्मली बहुत लोगों का रहता है। अब मैं एक NRI हूँ, NRI का इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो आप जिस समय इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको पूछा जाता है कि आप इंडियन रेसिडेंट के हिसाब से आपका KYC हुआ है क्या, आपका NRI के बेसिस पे हुआ है। अगर NRI के बेसिस पे अगर KYC हुआ है, तो आप जब पैसा विड्रॉ करोगे तो NRI के टैक्स स्टेटस के हिसाब से आपका जो है TDS कटेगा। अगर आपने जो है आपका इन्वेस्टमेंट रेसिडेंट इंडियन की तरह किया है, तो वहां से जो आप पैसा रिडीम करोगे, पैसा विड्रॉ करोगे, तो उस पे आपका रेसिडेंट इंडियन के स्टेटस के मुताबिक जो है आपसे जो है टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और आपको टैक्स फाइलिंग उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया कि अगर आपका टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपको पहले वो देखना पड़ेगा कि आपका रेसिडेंशियल जो है कितने काउंट डे ऑफ काउंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कितना रहते हो, इंडिया के बाहर कितना रहते हो, 365 दिन में आप इंडिया में कितने दिन हो, इंडिया के बाहर कितने हो, कहाँ पे पैसा बनाया है, इंडिया में पैसा बनाया है, इंडिया के बाहर आपने पैसा कमाया है। ये सब एप्लीकेबिलिटी को देखने के बाद ये जो है टैक्स लॉस में हम लोग कवर करते हैं। सो बेसिकली आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप कौन से जो है स्टेटस के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस स्टेटस के अनुसार जो है आपको टैक्स लाइबिलिटी की तरफ आता है। मान के चलिए आप अगर NRI हो, इंडिया के बाहर आप रह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंडिया में आ जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है आप NRI से बिल्कुल रेसिडेंट इंडियन में आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो भी टैक्स लॉस है, TDS वगैरह जो है, और TDS काट के आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोनों तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट ज्यादातर तो होगा कि अगर आप रेसिडेंट इंडियन हो जाते हो, वो जो नंबर ऑफ डेज अगर आप जो है फुलफिल हो जाते हो, होता कैसा है मैं बताता हूँ आपको कि आपने पैसे निकाला, विड्रॉ करने के बाद निकालते वक्त आप जिस साल वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट जो रहेगा आपका, तो वहां पर टैक्स जो है आपका रेसिडेंट इंडियन या नॉन रेसिडेंट इंडियन के तहत जो है वो इनकम रिफ्लेक्ट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस दिन आपका जो है टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस क्या है, उस बेसिस पे आपके इनकम पे टैक्स लागू होगा। तो ये चीजें बेसिकली तब जो है एप्लीकेबिलिटी आएगी, उस टाइम पे टैक्स स्टेटस क्या है, उस बेसिस पे जो है इनकम टैक्स क्लॉज बाहर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद बाकी सब चीजें कौन से पॉइंट्स में लोगों को डिफरेंस आता है कि मैं सऊदी कंट्रीज में हूँ, सऊदी कंट्रीज से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इंडिया में, उसका क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सऊदी कंट्री स्पेसिफिकली उनके लिए डीम्ड इनकम करके करके एक कॉन्सेप्ट आया है। तो बेसिकली सऊदी कंट्रीज में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उस डीम्ड इनकम के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, बट स्पेसिफिकली देखना है कि सऊदी कंट्रीज में कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि आप वहां पे टैक्स पे नहीं करते हो, इंडिया में भी टैक्स पे नहीं करते हो। तो नॉर्मली टैक्सेशन का पॉइंट ये रहता है कि आप जहां पर आप कमाते हो वहां पर आपने टैक्स पे करना रहता है। सो सऊदी कंट्रीज में स्पेसिफिकली इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा मनी जो है आपको जो है कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बट यदि आप उस पैसे को आप इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इंडियन मार्केट से जो पैसा आप रिसीव करोगे, पैसा बनाओगे, तो वो जो अमाउंट आप जो निकालोगे रिडम्पशन के इसमें या शेयर्स खरीदने के इसमें, ये सारा जो है आप
आपके रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा, आपका इंडियन रेसिडेंट के तहत जो है आपको पैसा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंडियन मार्केट में पैसा बनाया है, इंडियन मार्केट में पैसा बनाया है, तो वो पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो जब भी आप निकालोगे, आप उस दिन के रेसिडेंशियल स्टेटस के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो चीजें थोड़ा सा समझिएगा, और डिटेल में हम लोग बाकी सारे केस टू केस हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे इस पॉइंट के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ मुझे लगा कि शायद आपको ये ITR 1 2 3 4 जो है कैसे फर्दर क्लैरिफाई आप कर सकते हो। तो काफी सारा सेगमेंटेशन होना चाहिए कि आपका इनकम कहाँ पे है, ITR 1 में जाना चाहिए, 2 3 4 में जाना चाहिए। इस क्लियरिटी के लिए आपको सैलरी इनकम कहाँ से मिलता है, सैलरी से मिलता है क्या, हाउस प्रॉपर्टी से मिलता है क्या, आपको ग्रेचुटी के थ्रू आपको मिलता है क्या, पेंशन के थ्रू मिलता है क्या, इंश्योरेंस का जो है क्लेम अमाउंट मिलता है। जैसे एक और चीज, जैसे क्लेम की बात आ गई, आपने जो है नॉमिनी को पैसा मिला है, तो नॉमिनी को मिला हुआ पैसा कहाँ जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा तो वो कहाँ पे आएगा, वो ITR 1 में भी आ जाता है, तो वो बिल्कुल वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेचुटी का पैसा आ गया, ग्रेचुटी मतलब एक कंपनी से आपने कंपनी छोड़ दिया, वहां से आपको ग्रेचुटी का पैसा मिला, ग्रेचुटी का पैसा कहाँ दिखाओगे आप, जो है ITR 1 में वो आ जाता है। तो ये सब चीजें एक एक करके केस बाय केस आपको बहुत अच्छे से फर्दर आइडिया मिलेगा। वही मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो डिस्कस किया है, यदि किसी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल डाल सकते हो, वहां पर मैं आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन और दूंगा रिलेटेड टू टैक्सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।